हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमें इस गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ना ही क्यों है, क्योंकि ये हमारे 12th के एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। अब ये गैल्वेनोमीटर होता क्या है? गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम करंट या वोल्टेज को मेज़र कर सकते हैं और इससे हम करंट की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हम पता लगा सकते हैं कि करंट सही डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, देन वी विल सी द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका वर्किंग प्रिंसिपल बेसिक सा है, बहुत छोटा सा है कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग लूप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और यही सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होगी। यहाँ पर हम एक क्या रख रहे हैं, एक लूप रख रहे हैं जिसमें हम करंट फ्लो करवाएंगे और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होगी जिसकी वजह से उस पर टॉर्क लगेगा। और यहाँ पर ये जो हमारा लूप रहेगा इसके ऊपर हमने एक पॉइंटर लगाया है जो कि हमें करंट की रीडिंग शो करेगा। अब ये शो कैसे करेगा, क्योंकि इस पर टॉर्क लगेगा और इसका मूवमेंट होगा, इस वजह से ये हमें रीडिंग शो करेगा। इसका कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो मेन चीज है वो क्या है, नींव क्या है इसकी, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये हमारे क्या है, मैग्नेट्स के पोल हैं। अब इस मैग्नेट का शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शेप आप देख सकते हैं कनकेव शेप में ये है। अब कनकेव शेप में रखने के दो कारण हैं। सबसे पहली बात कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंटर में तो स्ट्रेट यानी कि यूनिफॉर्म डायरेक्शन में है, लेकिन अगर हम साइड की बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, कर्व हो रहा है। इस वजह से सेंटर में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड रीजन इज दैट यहाँ पर ये जो हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है, ये जो हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके ऊपर हमने वो करंट कैरिंग वायर लपेटा है, उसका एरिया वेक्टर ऊपर डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इधर है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री बन रहा है। और हमें पता है कि जो टॉर्क लगता है इस लूप पर उसका फॉर्मूला होता है NIAB साइन थीटा। और जैसा कि यहाँ पर हमारा थीटा जो है वो 90 डिग्री है, हमें पता है कि साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, यानी कि हमारा एंगल 90 डिग्री है। इस वजह से हमारा क्या होगा, टॉर्क भी मैक्सिमम लगेगा, बहुत ज़्यादा टॉर्क लगेगा और मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, तो एरर हमारा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आने वाला है। रीडिंग हमारी एक्यूरेट यहाँ पर शो होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब सबसे पहले मेन चीज बीच में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारा एक एल्यूमिनियम की फ्रेम है, एल्यूमिनियम की पतली से हमने फ्रेम ली है जिसके ऊपर हमने इस लूप को यानी कि जो हमारा करंट कैरिंग वायर है उसको लपेटा है ताकि वो खिसके ना, वो एडजस्ट ना हो बार बार। उसको फिक्स करने के लिए हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम फ्रेम का यूज किया है। अब एल्यूमिनियम फ्रेम ही हमने क्यों यूज की, कोई और मेटल भी तो हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एल्यूमिनियम होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, यानी कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से एल्यूमिनियम फ्रेम पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जिसकी वजह से इस पूरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब एल्यूमिनियम फ्रेम पर हमने क्या कर दिया, वायर को लपेट दिया, यानी कि कुछ इस तरह से हमारा रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके अंदर हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर को फिट कर दिया। तब सॉफ्ट आयरन कोर को हमने फिट क्यों किया, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। हाँ, और यहाँ पर हमारा एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ये जो हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, क्योंकि जब ये हमारा लूप टॉर्क लगेगा इस पर, जब ये रोटेट होगा तो क्या ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, ये अपनी इनिशियल कंडीशन में भी तो आएगा ना गाइस। तो वो इनिशियल कंडीशन में लाने का काम कौन करता है, स्प्रिंग करता है, क्योंकि स्प्रिंग भी तो एक टॉर्क लगाएगा ना गाइस, तो उस वजह से वो क्या आएगा, अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ लिया, वर्किंग प्रिंसिपल भी डिस्कस्ड। तो यहाँ पर अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। ये हमारा टॉर्क हो गया,
यहाँ पर साइन 90 डिग्री हो गया, यानी कि टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, NIAB हो जाएगा। ये तो हमारा टॉर्क जो ये लूप लगाएगा, और जो स्प्रिंग टॉर्क लगाएगा वो टॉर्क यानी कि TS क्या होता है हमारा, K फाई होता है। अब ये K क्या है, K यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, K यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, जिसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर इसे हम टॉर्जनल कांस्टेंट भी कह सकते हैं। टॉर्जनल कांस्टेंट भी हम इसे कह सकते हैं। और इसका तो पता चल गया हमें, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये फाई क्या है, ये फाई है हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अब ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है, पहले ही यहाँ पर थीटा आ चुका है, अब ये कौन सा एंगल है। तो ध्यान दीजिए, ये जो हमारा पॉइंटर है ये कुछ इस तरह से लगा हुआ है। मान लीजिए ये हमारा ये सर्कुलर है, सिलेंड्रिकल है, यानी कि सॉफ्ट आयरन हमारा कोर हो गया, और इसके इस तरह यानी कि आगे की तरफ हमारा क्या लगा हुआ है, पॉइंटर लगा हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है, ये हमारा पॉइंटर इस तरह से लगा हुआ है। आप जब गैल्वेनोमीटर को देखेंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, ये हमारा पॉइंटर लगा हुआ है। और मान लीजिए 0 पर है तो इसका एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। लेकिन जब ये मूव करेगा, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर है और अब इसने मूव किया, ये जब 1 पर रीडिंग शो की तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। वैसे अगर ये 2 पर आएगा तो ये कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। इस नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल ये पॉइंटर जरूर बनाएगा, वही होता है हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पर हम अगर हमारा जो स्प्रिंग जो टॉर्क लगा रहा है और ये जो हमारा लूप है ये जो टॉर्क लगा रहा है, अगर दोनों टॉर्क आपस में इक्वल होंगे, यानी कि हम कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जो TS होगा, जो स्प्रिंग हमारा टॉर्क लगा रहा है, वो अगर हमारा NIAB के इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम फाई की वैल्यू यानी कि इस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, TS क्या है हमारा टाउ, S क्या है हमारा K फाई है, ये इक्वल हो जाएगा NIAB के। यहां से फाई की वैल्यू हमें मिलेगी NIAB डिवाइडेड बाय K। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, N क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स तो हमारे कांस्टेंट रहेंगे, जो हम रखना चाहेंगे वही तो रहेंगे, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। एरिया वेक्टर तो हमेशा कांस्टेंट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर क्या है हमारी कांस्टेंट है, और K हमारा कांस्टेंट है ही, वो तो कांस्टेंट है ना गाइस, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर सारी चीजें कांस्टेंट है इंस्टेड ऑफ दिस करंट, यानी कि हम कह सकते हैं कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, और वाइस वर्सा भी तो कर सकते हैं, यानी कि जब हम कांस्टेंट को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल का साइन भी तो हम लगा सकते हैं, क्योंकि बात वही हो जाएगी, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट क्या हो जाएगा, NAB डिवाइडेड बाय K, ये हमारा क्या है कांस्टेंट है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट से हमें क्या पता चल रहा है कि जितना ज्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा करंट भी उतना ही ज्यादा होगा, और वी कैन से करंट हम जितना ज्यादा इसको प्रोवाइड करेंगे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी उतना ज्यादा होगा। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि करंट यहाँ पर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होंगे, यानी कि माइक्रो कूलम्स में होंगे, माइक्रो एम्पियर में होंगे। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ज्यादा करंट इसको प्रोवाइड करेंगे तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो डायरेक्टली वी कैन से दैट फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब यहाँ पर हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचते हैं, वो है हमारा करंट सेंसिटिविटी और हमारा आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का सीधा मतलब है कि फाई डिवाइडेड बाई I, यानी कि मान लीजिए हमारा करंट क्या है, 1 एम्पियर करंट हमने प्रोवाइड किया, तो जितना हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा वही क्या होगा, हमारा करंट सेंसिटिविटी होगा। तो डायरेक्टली वी कैन से दैट करंट सेंसिटिविटी मीन्स मेजरमेंट ऑफ करंट।
कितना एक्यूरेटली वो करंट को मेजर कर पा रहा है, यानी कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। और वहीं अगर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो फाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वोल्टेज, यानी कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। और हाँ, इसका हम यहाँ पर फॉर्मूला भी और आगे डिराइव कर सकते हैं। फाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पर, कहाँ गई, फाई की वैल्यू ये पुट कर दें तो ये पूरा हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा और न्यूमेरिकल करने में हमें आसानी होगी। सो आई होप गाइस आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।